कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना, ये हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है और दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि एक ही दिन में 146 सांसदों को निलंबित करके 3 दिन में 14 बिल पारित करना, यह रिकॉर्ड है सर। लोकतंत्र का मंदिर कहकर हम इस सदन को सम्मानित करते हैं, लेकिन सर 2014 के बाद धीरे धीरे हम एक सुनिश्चित योजना सत्ता पक्ष के द्वारा देख रहे हैं। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। बात कर रहा हूं सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना, क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। भाजपा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रोका गया। महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गई, कोई अब रोका नहीं गया। कि इस 17वीं लोकसभा में आउट ऑफ 172 बिल्स 64 bills have been passed with less than 1 hour of discussion. This Lok Sabha, the current Lok Sabha, it will finish its 5 years without the position of Deputy Speaker being allocated to a member of the opposition. This 17th Lok Sabha, in the history of Lok Sabhas of India who have completed 5 years, will show the least number of sittings. इस राजतंत्रों को बनाने में भ्रम एक विशेष अस्त्र इनका होता है। भ्रम बहुत जरूरी है लोगों को भ्रमित करने में, और सर इसमें तो ये माहिर है। ये सरकार तो सर इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है, और लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, मैं कहता हूं अटेंशन मैनेजमेंट। ये अटेंशन मैनेजमेंट में ये इन्होंने पीएचडी की है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए, वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है, वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव्स की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं। हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या हो कर रहा है। युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है, और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के समस्याओं पर पर्दा डालने का। लेकिन दुख की बात यह है सर कि आज उन्होंने अपना सिंहासन इतनी ऊंचाई पर बना दिया है कि जमीन पर लोगों की समस्या आज उनके कानों तक पहुंचती नहीं है। बेरोजगार युवाओं के जो आंसू है उनको दिखाई देती नहीं। वो इतनी ऊंचाई पर है सर कि आज जब युवा कहता है कि मैं शिक्षित हूं, लेकिन 25 वर्ष के आयु से कम जो ग्रेजुएट है उसमें से लगभग 42.3% ग्रेजुएट बेरोजगार है, ये उनके ऊंचाई तक का उनके कानों पर नहीं पहुंचती। नौकरी की तलाश में सर आज हमारा युवा आज अवैध रूप धारण करके आज अमेरिका जा रहा है सर। हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि कैसे 303 लोगों ने प्लेन चार्टर करके निकारागुआ तक गए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अमेरिका में जाए, कि वो रोजगार के तलाश में, नौकरी के तलाश में। आज ये है, हमने ये कुछ दिन पहले डुंकी एक पिक्चर आई, डुंकी सिर्फ पिक्चर नहीं है सर, डुंकी आज सच्चाई है। पिछले 5 वर्ष में सरकार ने खुद कबूल किया है कि अमेरिका में अवैध रूप से भारतीय नागरिकों का जाना पिछले 5 वर्ष में बढ़ चुका है। लगभग 2022-23 में
लगभग 90,000 भारतीय लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की, कभी कनाडा के बॉर्डर पे, कभी मेक्सिको के बॉर्डर पे। वो कितने मजबूर होते हैं सर कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो कभी रोजगार के तलाश में कभी यूएई जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। आज ये है आर्थिक स्थिति। लेकिन आज महाराज इतनी ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं, आज ये उनको दिखती नहीं है। बहुत दुख की बात है कि मानव तस्करी आज कितनी बड़ी समस्या हो गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों है? क्योंकि लोग आज गरीब हैं, लोग आज बेसहाय हैं। और ये है वास्तविक स्थिति। सेना का जवान पूछ रहा है कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा? अग्निवीर की योजना किसने बनाई? मैं कहां जाऊंगा? अग्निवीर की योजना तो सेना के अंदर से ये नीति नहीं आई। कौन है वो बाहर का विशेषज्ञ जिसने अग्निवीर की योजना बनाई? कि आज अगर देश के अंदर एक मेडिकल के छात्रों को अगर पढ़ना है तो करोड़ों रुपए उसको फीस देना पड़ता है। करोड़ रुपए नहीं है उसके पास, इसलिए वो आज फिलीपींस जाता है, कजाकिस्तान जाता है, यूक्रेन जाता है, रशिया जाता है, चीन जाता है, क्योंकि वहां पर वही जो करोड़ों रुपए यहाँ पे जो देने पड़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो वहां पे लाखों रुपए देकर वो आपका एमबीबीएस डिग्री लेके आता है। यह है वास्तविक स्थिति। महिलाएं आज पूछती है कि जब भी भारत की बेटी अन्याय के खिलाफ लड़ती है तो वो क्यों अकेली लड़ती है? क्यों बिल्किस बानो अकेली लड़ती है? क्यों बिल्किस बानो के संदर्भ में एक विशेष राज्य सरकार उनके बलात्कारियों का पक्ष लेती है? महिला खिलाड़ी पूछती है कि मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, लेकिन मेरे साथ तो कोई रहे, क्यों मैं अकेली पड़ गई हूं? कहां है वो व्यक्ति जो आज जब मैं पदक जीतती हूं तो मेरा स्वागत करते हैं, लेकिन आज मैं दिल्ली के सड़कों में मैं धरना दे रही हूं, पर आज मैं अकेली हूं। किसान पूछ रहा है कि आज हर किसान पर लगभग 70,000 का कर्ज उन पे है। एमएसपी को उनका कानूनी सुरक्षा नहीं मिली। प्याज का किसान आज देख रहा है कि उसको जो उचित मूल्य मिल रहा है चाहिए वो नहीं मिल रहा। किसान बोल रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। आप लाभार्थी की बात करते हो सर, आज तो भ्रष्टाचार ऐसा हो चुका है कि लाभार्थी टैक्स एक नया शुरू हो गया है। एक लाभार्थी टैक्स, अगर आवास योजना का घर चाहिए तो पहले लाभार्थी टैक्स दो। अगर पीएम किसान में अपना नाम अगर शामिल करना है तो लाभार्थी टैक्स दो। अगर उज्ज्वला में सिलेंडर कनेक्शन चाहिए तो लाभार्थी टैक्स दो। ये है वास्तविक स्थिति। कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं। क्यों पहले पीएम किसान संपदा में 11 करोड़ लोगों को पीएम किसान मिलता था, वो 11 करोड़ से 3 करोड़ क्यों आया? क्यों घटाव हुआ? क्या कितने सारे फर्जी वहां पे लाभार्थी थे? क्या उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। सारे चीजें भूल जाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार गायब हो गया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपके लाभार्थियों के वितरण में हो रहा है। आज सर मैं खुश हूं कि जनता जागरूक हुई और विपक्ष आज जनता के इस जागरण को स्वागत करती है। आजादी की लड़ाई भी एक जन आंदोलन था और आज भी अगर राजतंत्र से आजादी पानी है तो विपक्ष देश के जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। महाराज को यह पसंद नहीं। महाराज विपक्ष को कमजोर करना चाहता है। इनकम टैक्स के अफसर भेजते हैं, ईडी का अफसर हमारे पास आता है, सीबीआई हम पर आता है। मैं महाराज से यही कहना चाहता हूं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी भी सरकार गिरा लो, आप चाहे जितनी भी सरकार परिवर्तन कर लो, बिहार में अगर सरकार बनानी है तो रातों रात मुख्यमंत्री का इस्तीफा और रातों रात उनका शपथ ग्रहण होता है। लेकिन झारखंड में हमारा पास बल है, झारखंड के पास हमारे ताकत है, लेकिन हमको 10 दिन का हमको इंतजार करना पड़ता है। मतलब बिहार के लिए नियम अलग और झारखंड के लिए नियम अलग। अगर इनके खिलाफ हम लड़े तो हमें जेल भेजा जाता है और अगर इनके साथ शामिल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर इनके साथ हम लड़े तो हम पे शारदा का टैक्स लगता है। अगर इनके साथ हम जुड़े तो असम में मुख्यमंत्री मर जानते हैं। ये है सर वॉशिंग मशीन। हम डरेंगे नहीं, हम भारत को जोड़ेंगे। हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। पिछले वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जातिगत जनगणना की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अनुसूचित जाति जनजाति जिनके लिए आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय सरकारों में लगभग हजारों के तादाद पे पद खाली हैं, आज उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, उन केंद्रीय सरकारों में अनुसूचित जाति जनजाति का स्थान हो,
उनको अपना हिस्सा मिले, हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे उन युवाओं के लिए, वो लगभग 1-1.5 लाख युवा जिन्होंने सेना की भर्ती के लिए पूरी परीक्षा पार कर ली, लेकिन आज भी वो सेना में भर्ती नहीं हुए। हम उनके मुआवजे के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिले और निर्वाचन दोबारा हो, लोकतंत्र की स्थापना वहां पे हो। हम लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। For Andhra Pradesh, we gave a special category status. We promised them, and today again repeatedly, the Prime Minister has been betraying the people of Andhra Pradesh and denying them the rightful special status. We, the Congress Party, want special status for Andhra Pradesh. हम लड़ेंगे असम के वो 6 समुदाय के लिए, जाहुम, मोरान, मोटा, कुच, राजबंशी, सूतिया, आदिवासी जो है, जो जनजाति की मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हम रहेंगे। हम लड़ेंगे महिलाओं के लिए जो महंगाई से राहत चाहते हैं। हम भारत के संविधान के लिए लड़ेंगे। इस भारत के संविधान में सर लिखा है हम, इसमें मैं नहीं लिखा है। इसमें कोई एक व्यक्ति की दिव्य शक्ति नहीं लिखी है, इसमें भारत की लोक शक्ति का उदाहरण है। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता में बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। देश सर किसी व्यक्ति के दिव्य शक्ति से नहीं, देश संविधान से बनता है, देश आम नागरिकों से बनता है, देशवासियों से देश बनता है। तो सर हम लड़ेंगे इस भारत के संविधान के लिए, हम लड़ेंगे वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के लिए, हम लड़ेंगे गंगा जमुना के तहजीब के लिए। आपकी पहले भी सरकारें थी, आपके बाद भी सरकारें आएंगी, लेकिन सर शायद हमने पहली बार ऐसा देखा है कि भारतीय होने का गर्व सत्ता पक्ष सिर्फ सत्ता के मापदंड से देखती है। जब 2014 से पहले इनके पास सत्ता नहीं थी तो उनको भारतीय होने का शर्म होता था। प्रधानमंत्री जी दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना शर्मनाक बात थी। लेकिन सर संयुक्त राष्ट्र में देश के विदेश मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कि 70 वर्ष के दौरान भारत में बहुत सारे राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, लेकिन सभी ने विकास की गति को जारी रखा। हमने विश्व प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे बड़े अस्पताल बनाए। लेकिन आपने क्या बनाया? आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, टेररिस्ट कैंप बनाए। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, इंजीनियर्स पैदा किए, डॉक्टर्स पैदा किए। आपने क्या पैदा किया? ये जो 70 वर्ष का जो विवरण किया है, ये आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए भारत की गरिमा को उन्होंने सुरक्षित रखा। सर हम भारत के होने का हम गर्व महसूस करते हैं। 2014 के पहले भी, आज भी जब हमारे पास सत्ता नहीं, आज भी हम भारतीय होने का हम गर्व महसूस करते हैं और हमेशा हम करते रहेंगे। भारत तब विकसित होगा जब हम संविधान के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। भारत तब विकसित होगा जब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबको मिलेगी। भारत तब विकसित होगा जब प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिलेगी। तब जाके जब भारत का हर नागरिक ऐसा महसूस करेगा, तब जाके हम भारत के प्रति हम न्याय करेंगे। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपने लड़ाई, भारत की लड़ाई, भारत जोड़ने की लड़ाई, भारत के नागरिकों के आम न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं।